नमस्कार, मैं विकास सिंह। इंटीग्रिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे कि हिमांक में अवनमन विलियन का मतलब ये अब लास्ट ही चल रहा है। लेकिन जितने भी आप अब तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ऐसे मत देखें आप कि जो है क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। बस आप थोड़ी भी समझ विकसित करें, जो आपको टॉपिक बताया जाए उसकी समझ आप थोड़ी विकसित करें। थोड़ी सी आप कॉन्सेप्ट को अपने पास रखें, सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। आप देख भी रहे हैं कि एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड ने पूछा हुआ है। तो उसी क्रम में एक टॉपिक फिर है हिमांक में अवनमन। हम लास्ट की तरफ ही चल रहे हैं। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है लेकिन उसके बाद भी प्रयास कर रहे हैं कि आपका वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। हिमांक में अवनमन क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? जब किसी अवाष्पशील, क्या बोलेंगे? जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालते हैं, जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालते हैं तो विलायक के हिमांक में कमी देखने को मिलती है। अवनमन क्या होता है? अवनमन क्या होता है? गिरना, कम होना। मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया? 99 हो गया, मतलब गिर गया। फिर एक बार और सुन रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालने पर विलायक के हिमांक में कमी देखने को मिलती है। यही हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, इसे आप डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ से। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा? देखो क्या है। आप किसी विलायक में विलेय को डालेंगे तो विलयन बन गया। विलायक में विलेय डाल दिया तो क्या बन गया? विलयन बन गया। तो विलायक के हिमांक जो पहले था, मतलब पहले 100 था, अब क्या हो गया? 99 हो गया। तो उसके अंदर क्या देखने को मिल रही है? जब विलयन बन रहा है तो उसके अंदर क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो किसका ज्यादा हिमांक हुआ? विलायक का ज्यादा हुआ। तो इसीलिए आपने लिखा है डेल्टा टी एफ बराबर टी माइनस टी एस। क्योंकि जैसे ही आप विलेय को डाल रहे हैं तो विलयन के जो विलयन हो रहा है उसके हिमांक में क्या आ जा रही है? कमी आ जा रही है। तो विलयन का हिमांक कम हो जा रहा है, विलायक का हिमांक क्या हो जा रहा है? ज्यादा। समझ में आ रही बात? विलेय को विलायक में डालते हैं, विलेय को विलायक में डालते हैं तो वो जो विलायक के हिमांक में कमी आ रही है, किसके हिमांक में कमी आ रही है? विलायक के हिमांक में कमी आ रही है, वही क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन का है। अब आपने कहा डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी माइनस टी एस। टी माइनस टी एस क्यों कह रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विलायक टी क्या है? विलायक का हिमांक है, और टी एस क्या है? विलयन का हिमांक है। तो विलायक जो पहले था उसके हिमांक में क्या आ गई? कुछ और भी कमी आ गई, पहले से ज्यादा कमी आ गई। ठीक है, दिमाग में आ सकती है बात, हिमांक किसे कहते हैं? तो हिमांक किसे कहते हैं? तो एक साधारण से लफ्जों में बोल सकते हैं आप कि वह ताप जिस पर कोई द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाए, हिमांक कहलाएगा। नहीं तो आप डिफिनीशन और भी बोल सकते हैं कि जिस ऐसा टेम्परेचर जिस पर ठोस का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब इक्वल हो जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, अवनमन क्या होता है? तो जनरली आप जानते हैं अवनमन क्या होता है। अवनमन क्या होता है? कमी। अवनमन क्या होता है? कमी। अवनमन क्या होता है? कमी होती है। अवनमन क्या होता है? कमी होती है। तो हिमांक क्या था? पहले पहले जो था उससे क्या हो गया? थोड़ा गिर गया। तो डेल्टा टी बराबर टी माइनस टी एफ। अब क्या कहेंगे हम? राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट ने बताया कि जो हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में जो अवनमन होता है वो भी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। हिमांक में जो अवनमन होता है वो भी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। जहां हम क्या है? मोललता। अब मोललता को जब हम इसको अनुक्रमानुपाती सिंबल को हटाएंगे तो केएफ आएगा। केएफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का क्या नाम है? मोलल अवनमन स्थिरांक। तो डेल्टा टी बराबर केएफ गुणे मोललता को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, मोललता को जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो डब्ल्यू बी अपान एम बी गुणे 1000 बटे डब्ल्यू ए हो जाएगा। क्योंकि मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। अब जान रहे हैं, पहले से इसको कई बार पढ़ चुके हैं। अब के एफ यहाँ पे ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू बी विलेय का भार, डब्ल्यू बी ए विलायक का भार, एम बी विलेय का अणुभार। आपको दिखाई दे रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक। कई बार बोर्ड ने पूछा है मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? देखेंगे, नोट कर लेंगे आप। जब 1000 ग्राम विलायक में, जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल
अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो हिमांक में जो कमी देखने को मिलती है वही कमी मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में जो कमी देखने को मिलेगी वही हमारी मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगी। ठीक, तो यही फार्मूला लिखेंगे। मोलल अवनमन स्थिरांक किससे प्रकट करते हैं? KF। तो क्या हो जाएगा KF इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा TF MB WA बटे WB गुणे 1000। ठीक है। आणविक अवनमन स्थिरांक किसे कहेंगे? इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। आणविक अवनमन स्थिरांक किसे कहेंगे? जब 100 ग्राम, वहां 1000 ग्राम था, यहाँ 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के हिमांक में जो कमी देखने को मिलती है वो आणविक अवनमन स्थिरांक कराता है। इसे इसे K-F से प्रकट करते हैं। किससे? K-F से। किससे? K-F से। ध्यान देना है बात को, K-F से। और यहाँ पे विलायक कितना है? 100 ग्राम। तो डेल्टा TF इक्वल टू K-F WB MB उड़े 100 बटे WA। K-F का मान निकालो तो निकल जाएगा, तो पूरा कर देना यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे गए वो मैं लिखा हूँ। ऐसा नहीं कि इतने ही क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड ने, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे गए इसको मैंने नोट किया यहाँ पे। हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। हिमांक का जो अवनमन होता है सीधा अनुपात किससे वो रिलेट करता है? वो किससे रिलेट करता है? विलयन के हिमांक से, विलयन की मोलरता से, विलयन की मोलरता से, विलयन के मोल प्रभाव से, विलयन की मोलरता से, एक विलयन का मोल प्रभाव से, एक विलयन की मोललता से, एक विलायक की मोललता से। विलयन की मोललता से आपने तो कहा है अभी, ये हम क्या है? विलयन की मोललता ही तो है। क्या हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है? किससे? विलयन की मोललता से। किससे? विलयन की मोललता से। ध्यान देंगे आप। न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन है? न्यूनतम हिमांक आपको बताया था मैंने, हिमांक में अवनमन। फिर ध्यान देंगे आप मेरी बात को। यहाँ पे अणु संख्य गुणधर्म एक प्रॉपर्टी है जो 4 पे डिपेंड करती थी, 4 लोगों पे, कि हाँ कहाँ किस किस पे? तो पराफर दाब पे, हिमांक में अवनमन पे, क्वथनांक में उन्नयन पे, और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पे। आप हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं, तो हिमांक में अवनमन क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, मैंने बताया था अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, तो जिन अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या है यहाँ पे? हिमांक में अवनमन करें, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन, न्यूनतम हिमांक पूछ रहा है किसका हिमांक सबसे कम होगा। तो हिमांक में अवनमन होता है ना, हिमांक क्या होता है? कम होता है ना। तो यहाँ पूछ भी रहा है न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन होगा। तो आपको बताया था मैंने, जो आयन में टूट जाएगा, जो आयन में टूट जाएगा, जिसके पास जितना ज्यादा आयन रहेंगे, जितने ज्यादा आयन रहेंगे उसके अणुसंख्य गुण उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर क्वथनांक में उन्नयन है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? BP क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर क्या कहते हैं हिमांक में अवनमन है तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा? और गिर जाएगा। अगर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। आपको ये बताया गया था पहले भी। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन होगा? जिसके पास जितना ज्यादा आयन में टूटने की क्षमता होगी उसके पास हिमांक क्या होगा? उतना ही कम होगा। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट को क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो बताओ ना? K2SO4 बोलते हो? तोड़ दो ना, 2K+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। NaCl है यहाँ पे, NaCl तोड़ लो, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, यूरिया टूटेगा नहीं। है तो किसके पास सबसे ज्यादा आयन आया? इसी के पास ना। तो हिमांक में जो अवनमन है सबसे ज्यादा न्यूनतम हिमांक कौन किसका होगा? पोटेशियम सल्फेट का। किसका होगा? मोलल अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? लिखा है मैंने, डिफिनेशन भी बता दिया आपको। मोलल अवनमन स्थिरांक और हिमांक में अवनमन के बीच संबंध, मोलल अवनमन स्थिरांक और हिमांक में अवनमन के बीच संबंध भी स्थापित हो गया। आप देख रहे हैं। अब लिखेंगे डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती m, फिर उसके बाद इसको अनुक्रमानुपाती सिंबल हटाएंगे, KF आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ओपन कर देंगे, इतना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन है 17.1 ग्राम सुक्रोज है को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक हम चेक कर लेते हैं क्या है।
17.1 ग्राम सुक्रोज। मैंने आपसे कई बार बोल रहा हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, जो भी उसमें दिया है वैल्यू उसको बाहर निकाल लीजिए, जो पूछ रहा है उसको भी आप रिमार्क कर लीजिए। 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में, तो यानी WB क्या हो जाएगा 17.1 ग्राम, यानी विलेय का भार कितना हो जाएगा 17.1 ग्राम, विलायक का भार कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो कितनी अच्छी बात है, अणुभार भी दिया है। तो यम बी कितना दिया है, यम बी कितना दिया है 342। वाह। हिमांक में अवनमन डेल्टा TF भी दिया है, वाह कितनी अच्छी बात है 0.93। हमको क्या निकालना है, हमको बस निकाल देना है क्या, मोलल और KF निकाल देना है। मोलल पूछ रहा है ना, तो KF बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा TF गुणे WB गुणे नहीं यम बी ना, डेल्टा TF यम बी WA बटे WB गुणे 1000। वैल्यू रखिए यहाँ पे, डेल्टा TF की वैल्यू 0.93, यम बी 342, WA का मान 100 बटे WB का मान 17.1, 17.1 आ गया। ये देखो गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, 17.1 आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपका 1000। जब हम इसका आंसर देखेंगे तो 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ नहीं करना था, कितना आसानी से आपने देख लिया, कितना आसानी से लग गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा 5वां 7.5 ग्राम, 5वां 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम, WB का मान कितना है 7.5 ग्राम, WA का मान कितना है 75 ग्राम। हिमांक में 1.2 डिग्री से घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। हिमांक में कितनी कमी हुई, तो यानी डेल्टा TF का मान कितना दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है, MB पूछ रहा है, और KF दिया है। वाह कितनी अच्छी बात है, KF दिया है। KF कितना दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला वही लगाना है। हमसे MB पूछ रहा है ना, MB पूछ रहा है ना, तो MB पूछ रहा है तो हम लोग हमारे लिए क्या होगा, डेल्टा TF की वैल्यू पता है, ये सब सारी वैल्यू तो पता है, डेल्टा TF पता ही है, हाँ पता है आपको, WB पता ही है, WB पता ही है, WA पता ही चल गया, आपको MB निकालना ही है, सब कुछ दिया तो है, आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर, यानी WB कितना है 2.25 ग्राम और WA कितना है 25 ग्राम। हिमांक में 0.93, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी थी 0.93। जल के मोलल और अमोल स्थिरांक की गणना करो, KF की गणना पूछ रहा है। 2.25 ग्राम ग्लूकोज था, हमको बस यहाँ पे अणुभार नहीं पता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का अणुभार हम बता दे रहे हैं आपको, निकालेंगे जब आप C6H12O6 होता है उसका ग्लूकोज का अणुसूत्र, और उसका अणुभार निकालेंगे आप, तो आपको आएगा 180। ये अणुभार मिल ही गया आपको, ये मिल ही गया, ये WA आपको पता ही है, ये पता ही है, KF निकल नहीं जाएगा। आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ देखा आपने, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। बस एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर से देखना है, डिफिनीशन देखनी है, और ये बात समझनी है डेल्टा TF और T-TS। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल करें। धन्यवाद।